दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी वर्स में। यहाँ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें सबसे बड़ा मोटिवेशन देता है और उसी ताकत से हम आपके लिए और भी शानदार स्टोरीज लाते हैं। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बन जाए हमारी द स्टोरी वर्स फैमिली का हिस्सा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही बनेगी हर कहानी और भी मजेदार। तो विनफॉल ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वह कुछ ऐसा करेगी। निखिल ने टिप्पणी की, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जनरल एम्बर विनफॉल ने जवाब दिया, खैर, जब वह छोटी थी तब हम करीब थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और उसे आकाशपतन राज्य की महारानी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और मुझे वन राजवंश के जनरल के रूप में, हम एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए। जनरल एम्बर विनफॉल ने जारी रखा, तो तुम मुझे बता रहे हो कि शाही महारानी तुम्हारी अजीब प्रतिभा के बारे में जानती है? वह जानती है, बेशक। वह मेरी शिक्षक है। जनरल एम्बर विनफॉल ने सवाल किया, तो तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें एकेडमी के अंदर रहकर उसके अधीन प्रशिक्षण क्यों नहीं लेना चाहिए? निखिल ने जवाब दिया, वह वही थी जिसने मुझे यहाँ भेजा। वह कहती है कि मैं बहुत अपरिपक्व हूँ और चाहती है कि मैं बड़ा हो जाऊँ। जनरल एम्बर विनफॉल झुंझलाई, तुम सिर्फ 19 साल के हो। वह क्या उम्मीद करती है? क्या इस समस्या का समाधान बहुत सरल नहीं है? हमें बस 30-40 साल का इंतजार करना होगा। तुम उस समय तक स्वचालित रूप से परिपक्व हो जाओगे। निखिल ने अपने शरीर को समायोजित किया जैसे ही वह कुर्सी पर ज्यादा आराम से बैठ गया और फुसफुसाया। शिक्षक अरविना ने कहा कि अगर हम 30-40 साल का इंतजार करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होगी। उन शब्दों को सुनकर जनरल एम्बर विनफॉल झुंझलाए और वह प्रतिक्रिया देखकर निखिल मुस्कुराया। फिर उसने अपना शरीर जनरल एम्बर विनफॉल की ओर झुका लिया, आसपास कुछ बार देखा और फिर उसने फुसफुसाया, चूंकि मैं उस समय तक पहले ही एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर बन जाऊंगा और बेशक अगर मैं सबसे मजबूत हूं तो मैं परिपक्व नहीं बन सकता, अब क्या मैं बन सकता हूं? जनरल एम्बर विनफॉल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, तथा तुम सम्राट स्टेज के बारे में जानते हो? खैर, शिक्षक अरविना ने मुझे उनके बारे में बताया। हर राज्य के पास एक उनकी रक्षा कर रहा है। वे कारण है कि राज्य बाकी सब पर शासन करते हैं, है ना? निखिल मुस्कुराया। जनरल एम्बर विनफॉल हैरान थी। निखिल ने जो कहा वह एक राज्य स्तर का रहस्य था जिसे किसी भी परिदृश्य में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। वह जानती थी कि अरविना का आकाशपतन राज्य के सम्राट स्टेज कल्टीवेटर के साथ कुछ संबंध था, हालांकि वह बस एक बात समझ नहीं पाए। वह निखिल को कुछ ऐसा क्यों बताएगी? क्या वह पागल हो गई थी? दरअसल वह ठीक था, लेकिन 40 साल में सम्राट स्टेज, यह क्या बकवास है? ये किस तरह का अजीब आत्मविश्वास है? रुको! अचानक जनरल एम्बर विनफॉल को कुछ एहसास हुआ। एक 19 साल का एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर, सबसे कम उम्र का एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर जिससे वह कभी मिली थी, वह 54 साल का था। जनरल एम्बर विनफॉल ने फिर निखिल को देखा और सोचना शुरू कर दिया, अगर यह वह है तो वह शायद इसे कर पाएगा। अचानक जनरल एम्बर विनफॉल के दिमाग में एक और विचार दिखाई दिया, अगर मेरी याददाश्त मेरी सही सेवा करती है तो आकाशपतन राज्य के सम्राट स्टेज कल्टीवेटर के पास अभी भी कई साल बाकी हैं। अगर तुम भी सम्राट स्टेज बन जाते हो तो? जनरल एम्बर विनफॉल ने और नहीं कहा, हालांकि उसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। 2 सम्राट, यह आकाशपतन राज्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा और अन्य 3 राज्यों के लिए नुकसानदेह होगा, जिसमें उसका राजवंश भी शामिल है। ये स्पष्ट रूप से उसके और उसके राजवंश के भविष्य के लिए बुरा था। इतना ही नहीं, भविष्य की सभी समस्याओं का स्रोत ठीक उसके सामने बैठा था। जनरल एम्बर विनफॉल ने सोचना शुरू कर दिया, क्या उसे अभी उससे छुटकारा पाना चाहिए? फिर जनरल एम्बर विनफॉल की आंखें निखिल पर पड़ी, जो अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उसने जल्दी से सिर हिलाया। तुम क्या सोच रही हो, एम्बर? वह तुम पर भरोसा करता है। तुम उसके भरोसे को इस तरह कैसे धोखा दे सकती हो? जल्द ही, हालांकि उसके दिमाग में एक और विचार दिखाई दिया, यह उसकी गलती है कि वह तुम पर भरोसा करता है। ये 2 सबसे मजबूत शक्तियों से संबंधित है। अगर तुम अभी कोई कदम नहीं उठाती हो तो वह भविष्य में अपना कदम उठाएगा। ये वन राजवंश को भी नष्ट कर सकता है। तुम्हें उससे छुटकारा पाना होगा अब जब तुम्हारे पास यह मौका है। तो अरविना का क्या? उसने अपने छात्र को यहाँ भेजा क्योंकि उसने तुम पर भरोसा किया। क्या तुम उसे भी धोखा देने जा रही हो? व्हाइट एम्बर ने सवाल किया। उसने अपने छात्र को यहाँ भेजा ताकि वह प्रशिक्षण ले सके। वह हमें किसी तरह के अभ्यास डमी के रूप में मान रही है। रेड एम्बर ने फुसफुसाया, तुम ऐसा क्यों सोच सकती हो? व्हाइट एम्बर ने क्रोध में सवाल किया। ये सच है, रेड एम्बर ने थूक दिया। अपनी लड़ाई के बीच में जनरल एम्बर विनफॉल अपने चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ वहां बैठी रही। हालांकि उसकी उलझन का इलाज निखिल के अगले शब्दों से किया गया। निखिल ने अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ फुसफुसाया, चिंता मत करो, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं आकाशपतन राज्य से संबंधित नहीं हूं।
जनरल एम्बर विनफॉल हालांकि झुंझलाई जब उसने वे शब्द सुने। ये कैसे संभव है? तुम एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर बनने जा रहे हो, आकाश पतन राज्य तुम्हें जाने नहीं देगा। मैं मानती हूं कि तुम्हारी शिक्षक द्वारा तुम्हें हेरफेर किया जा रहा है। आकाश पतन राज्य में उच्च अधिकारियों को अब तक तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। चूंकि वह पहले ही बहुत भ्रमित अवस्था में थी, वह खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थी और सीधे बोली। निखिल ने हालांकि सिर हिलाया और फुसफुसाया, मेरा विश्वास करो, मैं आकाश पतन राज्य से संबंधित नहीं हूं। जनरल एम्बर विनफॉल शांत हो गई। वह कहना चाहती थी कि निखिल हास्यास्पद था और उससे झूठ बोला जा रहा था, हालांकि उन आंखों को देखकर वह उन शब्दों को जोर से कहने में असमर्थ थी। उन आंखों में अनिश्चितता की एक झलक नहीं थी। उसे महसूस हुआ जैसे निखिल जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। हालांकि एक जनरल के रूप में उसने अपने राजवंश के काम को समझा। वह जानती थी कि एक शक्ति के उच्च अधिकारी जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये सिर्फ आकाश पतन राज्य या वन राजवंश के लिए सच नहीं है, यह इस दुनिया में हर एक शक्ति के लिए सच है। एक बैरोन के घर से शाही परिवार तक शक्ति का मूल हमेशा एक ही होता है। निखिल हालांकि इसके बारे में पूरी तरह से अज्ञान लगता है, इसलिए किसी कारण से जनरल एम्बर विनफॉल ने इस दुनिया के बारे में सच बताने का फैसला किया। जनरल एम्बर विनफॉल ने फुसफुसाया, मेरे साथ यहाँ सोचो। चूंकि तुम आकाश पतन राज्य में रहते हो, तो कई लोग होने चाहिए जो तुम्हारी प्रतिभा के बारे में जानते हैं। तुम जैसा कोई छिपा नहीं रह सकता। मेरा विश्वास करो, अगर 10 से अधिक लोग तुम्हारे अस्तित्व के बारे में जानते हैं, तो शाही परिवार को अब तक इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर शाही परिवार तुम्हारे बारे में जानता है और तुम राज्य के संरक्षक नहीं बनना चाहते, तो जल्द या बाद में तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। जनरल एम्बर विनफॉल के चेहरे पर गंभीर रूप देखकर निखिल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी, फिर उसने सिर हिलाया। चिंता मत करो, जो तुम सोचती हो वह नहीं होगा। उन आत्मविश्वासी शब्दों को सुनकर जनरल एम्बर विनफॉल माथा पीटना चाहती थी। ये लड़का क्यों नहीं समझ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। जैसे कि उसके विचारों को देखते हुए निखिल मुस्कुराया, मैं बिना किसी कारण के नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं। मेरी शिक्षक अरविना आकाशपतन वही है जो मुझे दूसरों से मेरा रहस्य छिपाने में मदद कर रही है। वह चाहती है कि मैं तब तक छिपूं और खेती करूं जब तक मैं एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर नहीं बन जाता। निखिल, मत भूलो, ये शिक्षक अरविना जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, वह आकाश पतन राज्य की शाही महारानी भी है। एक शाही पर भरोसा मत करो निखिल, वे झूठ से बने हैं। वे तुम्हारे ठीक सामने एक झूठ गढ़ सकते हैं और ऐसा दिखा सकते हैं जैसे उन्होंने जो कहा वह सत्य से कम नहीं हो सकता। अब तक अरविना, जो तुम्हें ये रहस्य छिपाने में मदद कर रही है, उसने पहले ही आकाश पतन राज्य के राजा को इसकी सूचना दे दी होगी। जनरल एम्बर विनफॉल ने फुसफुसाया। निखिल ने जिज्ञासा से सवाल किया, क्या शिक्षक अरविना तुम्हारी दोस्त नहीं है? तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? जनरल एम्बर विनफॉल ने जवाब दिया, खैर, वह वास्तव में मेरी दोस्त है, हालांकि उसे शाही परिवार का हिस्सा बने हुए साल हो गए हैं। वह पहले से अलग है। बेशक, वही मेरे लिए भी सच है, मैं पहले से अलग हूं क्योंकि मैं वन राजवंश का जनरल बन गई हूं। निखिल ने सवाल किया, तो इसका मतलब है कि जो तुमने कहा वह सिर्फ इसलिए सब कुछ मान रहा था क्योंकि शिक्षक शाही परिवार का हिस्सा है? जनरल एम्बर विनफॉल झुंझलाए, वह शाही परिवार का हिस्सा है, तुम इस तथ्य को यहाँ बहुत हल्के में ले रहे हो। निखिल ने दोहराया, मैं फिर से पूछूंगा, जो तुमने अभी अभी कहा वह सिर्फ इसलिए सब कुछ मान रहा था क्योंकि शिक्षक शाही परिवार का हिस्सा है? जनरल एम्बर विनफॉल ने सिर हिलाया, हाँ, हालांकि ये निराधार अनुमान नहीं है। मैंने कई लोगों का अनुभव किया है जो शाही परिवार का हिस्सा बनने के बाद कई अलग अलग बदलावों से गुजरे हैं। वह जगह एक गहरा अंधेरा दलदल है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। निखिल ने सिर हिलाया, खैर, जो तुम सोचती हो वह गलत नहीं है। जनरल एम्बर विनफॉल ने सोचा कि यह लड़का आखिरकार समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। हालांकि जैसे ही निखिल ने जारी रखा, ये विचार गायब हो गए। तुम सही हो, हालांकि मैं फिर भी अपने फैसले पर भरोसा करना चुनूंगा। वह समय जो मैंने शिक्षक अरविना के साथ बिताया है, ईमानदारी जो मैंने उसकी आंखों में देखी है, और एक योद्धा के रूप में उसका गौरव जो उसे कभी भी अपने शब्दों से पीछे हटने नहीं देगा, मैं अनुमान लगाने के बजाय इन चीज़ों पर भरोसा करूंगा। इस बार जनरल एम्बर विनफॉल के पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। निखिल ने एक मुस्कान के साथ फुसफुसाया, बेशक, अगर मेरा फैसला गलत है तो मैं परिणामों से निपटने के लिए तैयार हूं। उन शब्दों को सुनकर जनरल अपने विचारों से बाहर आए और झुंझलाए। उसने अभी अभी सोचा था कि निखिल उतना अपरिपक्व नहीं हो सकता जितना उसने सोचा था, हालांकि उसने फिर से उसे गलत साबित करने का फैसला किया। उसने अपनी भौहें उठाईं, परिणाम? तुम परिणामों से निपटोगे? क्या तुम जानते भी हो कि परिणाम क्या हैं? निखिल ने फुसफुसाया, खैर, मुझे एक राज्य के खिलाफ लड़ना होगा। जनरल एम्बर विनफॉल फिर से शांत हो गई। वह हैरान थी कि निखिल कितना लापरवाह लग रहा था।
उसने फुसफुसाया, या दूसरे शब्दों में तुम अपनी जान खो दोगे। निखिल मुस्कुराया, खैर ज़रूरी नहीं। जनरल एम्बर विंडफॉल झुंझलाए, और उसकी अभिव्यक्ति देखकर निखिल की मुस्कान चौड़ी हो गई। जनरल एम्बर, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैं बिना किसी योजना के नहीं चलता। मैंने अपनी शिक्षक पर भरोसा करने का फैसला किया, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी जान उसके हाथों में देने को तैयार हूँ। जनरल एम्बर विंडफॉल ने कुछ नहीं कहा और सुनना जारी रखा। अगर राजा को पहले ही इसके बारे में पता है तो जल्द या बाद में वह मुझ पर हमला करेगा। बेशक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर सिर्फ एक मामूली एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर की वजह से खुद को नहीं दिखाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 किंग स्टेज कल्टीवेटर मुझ पर हमला करेंगे। और जनरल एम्बर, चूंकि तुम मेरी करीबी दोस्त हो, मुझे तुम्हें एक रहस्य बताने दो। हालांकि मैं एक एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर हूँ, मैं गंभीर हूँ, मैं आसानी से मेरा पीछा करने वाले कुछ किंग स्टेज कल्टीवेटर से दूर हो सकता हूँ। मैं जितना दिखता हूँ उससे ज़्यादा मजबूत हूँ। निखिल चंचल ढंग से मुस्कुराया और जनरल एम्बर विंडफॉल ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। अगर यह निखिल के अलावा कोई और होता तो उसे इन शब्दों पर संदेह होता, हालांकि निखिल एक विशाल प्रतिभा था। उसने कभी यह नहीं कहा कि वह किंग स्टेज कल्टीवेटर को हरा सकता है। उसने कहा कि वह उनसे भाग सकता है। जनरल एम्बर विंडफॉल ने सवाल किया, तुम इसके बारे में इतने निश्चित कैसे हो? वह इसके बारे में और जानना चाहती थी। निखिल मुस्कुराया, वह एक रहस्य है। जनरल एम्बर विंडफॉल ने निराशा में अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं, हालांकि उसने जल्द ही खुद को नियंत्रित किया और सवाल किया, क्या तुमने पहले इसका परीक्षण किया है? निखिल ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने नहीं किया है। जनरल एम्बर विंडफॉल ने एक मुस्कान के साथ पेशकश की, तुम यहाँ मेरे साथ इसका परीक्षण क्यों नहीं करते? मुझे यकीन है कि यह तुम्हारी मदद करेगा। हालांकि जैसे कि उसे जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहा था, निखिल ने सिर हिलाया, जैसा कि मैंने कहा, यह एक रहस्य है और मेरा तुरुप का पत्ता है। मैं इसे लापरवाही से तुम्हें नहीं दिखा सकता। जनरल एम्बर विंडफॉल ने सवाल किया, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर तुम्हें पूरी निश्चितता के साथ पता होता कि यह काम करेगा या नहीं? निखिल मुस्कुराया, ये होगा, हालांकि मैं फिर भी जोखिम नहीं लूंगा। जनरल एम्बर विंडफॉल का चेहरा निराशा में सिकुड़ गया, हालांकि जल्द ही उसके चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी। तो तुम मुझे बता रहे हो कि तुम इसका उपयोग तब तक नहीं करोगे जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो। हाँ, तुम कह रहे हो कि तुम अपना रहस्य तब तक प्रकट नहीं करोगे जब तक कि एक किंग स्टेज कल्टीवेटर तुम्हारी जान लेने नहीं आ रहा हो। क्या ये सही है? निखिल ने सिर हिलाया, हाँ ये सही है। जनरल एम्बर विंडफॉल की मुस्कान चौड़ी हो गई। निखिल ने सिर हिलाया, जो तुम करने की सोच रही हो वह मत करो। उसने अपने चेहरे पर एक मुलायम मुस्कान के साथ फुसफुसाया। जनरल एम्बर विंडफॉल ने सवाल किया, क्यों नहीं? उसने इनकार करने की कोशिश भी नहीं की। निखिल मुस्कुराया, खैर, जैसा कि मैंने कहा, मैं इसका उपयोग तभी करूंगा जब मेरी जान दांव पर होगी और अगर तुम मुझे इतना धकेलती हो तो मैं अपना बदला लूंगा। जनरल एम्बर विंडफॉल शांत हो गई। जनरल एम्बर विंडफॉल ने निखिल को देखा और चंचल ढंग से मुस्कुराए। ओह, तो तुम मुझ पर तब हमला करोगे जब तुम एक किंग स्टेज कल्टीवेटर बन जाओगे? निखिल ने सिर हिलाया, नहीं, मैं तुम पर तब हमला करूंगा जब मैं तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाऊंगा। मैं बहुत तुच्छ आदमी हूं, जनरल एम्बर। अगर तुम मेरी जान लेने आती हो तो मैं तुम्हें बिना सजा के नहीं जाने दूंगा। निखिल ने अपने चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ फुसफुसाया। ये देखकर जनरल के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान दिखाई दी और इसके साथ ही उसके शरीर से एक भयंकर आभा जारी हुई। निखिल ने अपने चेहरे पर एक अभिव्यक्तिहीन रूप के साथ उसकी आभा का सामना किया। ये देखकर जनरल एम्बर विंडफॉल की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उसने जोर से बोला, मैं वास्तव में अभी तुम पर हमला करना चाहती हूँ। उसकी लाल आंखें चमक उठीं। मैं वास्तव में अभी तुम पर हमला करना चाहती हूँ, हालांकि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो तुम भविष्य में मेरे दुश्मन बन जाओगे। वह मैं नहीं चाहती। इसलिए मैंने इंतजार करने का फैसला किया है। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम एक किंग स्टेज कल्टीवेटर नहीं बन जाते। और एक बार जब तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हारे साथ जितना मैं चाहती हूँ लड़ूंगी। जनरल एम्बर विंडफॉल उत्साह से मुस्कुराए। उसे इस तरह काम करते हुए देखकर निखिल मुस्कुराया। उसने ताने मारे, हारने के लिए तैयार रहो। जनरल एम्बर विंडफॉल हंसी, हे, हम देखेंगे उसके बारे में। जनरल एम्बर विंडफॉल के दिमाग में एक और सवाल आया, क्या तुम बुरा मानोगे अगर मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं? आगे बढ़ो। मान लो कि तुम गलत हो और तुम्हारी शिक्षक ने तुम्हें धोखा दिया। आकाशपतन राज्य ने तुम पर हमला किया, हालांकि तुम भागने में सफल रहे। उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम पूरे राज्य के खिलाफ बदला कैसे लोगे जिसके पास उसकी रक्षा के लिए एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर है? जवाब देने के बजाय निखिल ने वापस सवाल किया, अगर मैं अपना प्रतिभा उसे प्रकट करूं और उसे वन राजवंश की श्रेणियों में शामिल होने के अपने इरादों के बारे में बताऊं तो वंशज क्या कहेंगे?
जनरल एम्बर विनफॉल ने अपनी भौं उठाई। तुम सिर्फ इसलिए अपने राज्य को धोखा दोगे क्योंकि तुम बदला चाहते हो। धोखा? तुम इसे ऐसा क्यों बना रही हो जैसे मैं धोखा दे रहा हूँ? क्या वे नहीं है जिन्होंने पहले मुझ पर हमला किया? साथ ही ऐसा नहीं है कि आकाश पतन राज्य के साथ मेरा कोई लगाव है। जैसा कि मैंने कहा, मैं बस वहाँ पैदा हुआ था। उस राज्य के साथ मेरा कोई अन्य संबंध नहीं है। अरविना का क्या? तुम उस शिक्षक के साथ क्या करोगे जिसने तुम्हें धोखा दिया? जनरल एम्बर विनफॉल ने सवाल किया। निखिल का चेहरा गंभीर हो गया और उसने जवाब दिया, मैं उसे जितना दर्द रहित हो सके मार दूंगा। जनरल एम्बर विनफॉल ने अपनी भौं उठाई। तुम उसे मार दोगे? निखिल ने जवाब दिया, हाँ मैं करूंगा। ये तुम्हारी शिक्षक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यही कारण है कि उसकी मौत दर्द रहित होगी। उद्धरण चिन्ह ... बाकी लोगों का क्या जिन्होंने तुम पर हमला किया? निखिल ने अपने चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि वे मर गए थे दूसरे कारणों से, इससे पहले कि मैं उनका पीछा करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाऊं। जनरल एम्बर विनफॉल ने निखिल को कुछ देर देखा और फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा, तुमने मुझे निराश नहीं किया। निखिल ने वापस मुस्कुराया। खैर, मैं अपने दुश्मनों को जीने नहीं दूंगा, मैं मूर्ख नहीं हूं। हालांकि मैं कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। मुझे यकीन है कि शिक्षक अरविना मुझे धोखा नहीं देगी। जनरल एम्बर विनफॉल मुस्कुराए। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। निखिल ने अपने चेहरे पर एक चंचल मुस्कान के साथ टिप्पणी की, हे, मुझे लगता है कि इस बातचीत के बाद हम बहुत करीब हो गए हैं। जनरल एम्बर विनफॉल ने निखिल को देखा और अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। क्या तुम वास्तव में ऐसा महसूस करते हो? क्योंकि मुझे एक बातचीत के बजाय यह मेरा तुमसे पूछताछ करना ज़्यादा लगता है। तुमने कुछ नहीं पूछा और मेरे सवालों का जवाब देना जारी रखा। निखिल ने अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ जवाब दिया, चिंता मत करो, मुझे बहुत सारे जवाब मिल रहे हैं। जनरल एम्बर विनफॉल झुंझलाई, इसका क्या मतलब है? हालांकि जवाब देने के बजाय निखिल ने बस मुस्कुराना जारी रखा। जनरल एम्बर विनफॉल ने सिर हिलाया। खैर, अगर तुम संतुष्ट हो तो मुझे भी कोई समस्या नहीं है। निखिल मुस्कुराया। वास्तव में, साथ ही ऐसा नहीं है कि इस तरह अकेले बात करना हमारा पहला और आखिरी समय है ना? जनरल एम्बर विनफॉल ने निखिल को कुछ देर देखा और फिर वह भी मुस्कुराए। वास्तव में यह आखिरी समय नहीं होगा। जनरल एम्बर विनफॉल ने फुसफुसाया, ठीक है फिर, चूंकि तुमने कहा कि हम एक दूसरे के करीब हैं, मुझे और जटिल सवाल पूछने दो। निखिल मुस्कुराया। लालची हो रही हो, मैं देख रहा हूं। मैं चाहूंगी कि तुम इसे समय बचाना कहो। निखिल ने सिर हिलाया। ओह खैर, जो तुम चाहती हो पूछो। निखिल की आंखें जनरल एम्बर विनफॉल पर पड़ीं और उसने देखा कि वह सारी चंचलता अब चली गई थी और उसकी जगह एक गंभीर अभिव्यक्ति ने ले ली थी। जनरल एम्बर विनफॉल ने सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चला कि युद्ध के दौरान डेथ स्पाइक जाल सक्रिय हो गया था? निखिल ने सिर हिलाया और जवाब नहीं दिया। रहस्य? जनरल एम्बर विनफॉल ने सिर हिलाया और फिर जारी रखा, किले के अंदर सैनिकों की संख्या का क्या? तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? रहस्य? जब मैं तुम्हारे तंबू में घुसी तो तुम कहाँ से आए थे? रहस्य? जनरल एम्बर विनफॉल के होंठ परेशानी में सिकुड़ गए। थीरा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? इस बार निखिल ने आखिरकार जवाब दिया, प्रेमी, जल्द ही पति और पत्नी। जनरल एम्बर विनफॉल ने राहत की सांस ली। उसने सवाल किया, फिर तुम मेरी ओर प्रगति क्यों कर रहे हो? निखिल मुस्कुराया। रहस्य? जनरल एम्बर विनफॉल अंदर ही अंदर चिल्लाए। निखिल ने फुसफुसाया, तुम्हारे आखिरी सवाल के बारे में। जनरल एम्बर विनफॉल अपने विचारों से बाहर आए और उसके अगले शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। निखिल मुस्कुराया। उसने फिर अपना चेहरा जनरल एम्बर विनफॉल के करीब ले गया और फुसफुसाया, तुम्हें ये जल्द ही पता चल जाएगा, बहुत जल्द। जनरल एम्बर विनफॉल ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसके सिर पर एक नस उभर आई। ये लड़का परेशान करने वाला था। उसने वास्तव में अभी उसे मारना चाहा, हालांकि उसने खुद को नियंत्रित किया। ठीक है, हम एक लंबे समय से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम अब थक गए हो। तुम्हें वापस जाकर अच्छा आराम करना चाहिए। उसे इस तरह काम करते हुए देखकर निखिल मुस्कुराया। फिर उसने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। ठीक है फिर, मेरी प्रिय दोस्त एम्बर, मैं अब चलता हूँ। जनरल एम्बर विनफॉल ने सिर हिलाया। निखिल ने फुसफुसाया, मैं हमारी अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूँ मेरी प्रिय दोस्त एम्बर। निखिल चला गया। जनरल एम्बर विनफॉल ने राहत की सांस ली जैसे ही उसने उसका तंबू छोड़ा और निखिल, खैर, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। आज उसने बहुत कुछ हासिल किया। सबसे बड़ा पुरस्कार जो उसे आज मिला वह रास्ता था, एम्बर के दिल का रास्ता। वह अब इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। जैसे ही निखिल अपने तंबू में दाखिल हुआ, उसने थीरा को अपने चेहरे पर एक बेहद ईर्ष्यालु रूप के साथ उसे देखते हुए देखा। उसका चेहरा देखकर निखिल मुस्कुराया और फिर उसने उसके छोटे से शरीर को अपने आगोश में खींच लिया। थीरा के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी जैसे ही उसने निखिल को प्यार से उसका सिर सहलाते हुए महसूस किया।
उसने उसे वापस गले लगाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। ये देखकर कि वह शांत हो गई है, निखिल ने आखिरकार उसके सवाल का जवाब दिया। कुछ अच्छा हुआ है? थीरा ने सवाल किया। क्या तुम्हें अपनी संवेदना क्षमता के साथ प्रयोग करते समय कुछ अच्छा मिला? निखिल अचानक शांत हो गया। उसने श्राप दिया, धत। थीरा झुंझलाई, क्या हुआ? निखिल ने जवाब नहीं दिया। थीरा ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं और सवाल किया, क्या हुआ निखिल? मैं अपनी क्षमता पर प्रयोग करना भूल गया। थीरा के होंठ सिकुड़ गए। निखिल ने विनम्रता से गाया, एम्बर मेरी सबसे करीबी दोस्त, जनरल एम्बर विंडफॉल झुंझलाई हूँ। तुम वापस आ गए, इतनी जल्दी क्यों? निखिल ने फुसफुसाया, ओम, मुझे तुमसे कुछ करने की ज़रूरत है। यह क्या है? क्या तुम जाकर उस कोने में खड़ी हो सकती हो और छिप सकती हो? ज़्यादा सवाल मत पूछो, बस करो कृपया। जो भी हो। निखिल मुस्कुराया, धन्यवाद, और जनरल एम्बर विंडफॉल खड़ी हो गई। फिर निखिल ने अपनी महिलाओं के निर्देशों के अनुसार अपनी संवेदना की सीमाओं का परीक्षण किया। किसी ने नहीं बोला और शांति ने जगह पर शासन किया। मेज के चारों ओर बैठे सभी के चेहरों पर गंभीर रूप थे। अचानक 2 और लोग तंबू में दाखिल हुए और दूसरों के चेहरों पर गंभीर रूप देखकर वे दोनों झुंझलाए। थीरा ने याद दिलाया, आज आखिरी दिन है। निखिल को एहसास हुआ, आह। निखिल ने जनरल एम्बर विंडफॉल और अन्य उप जनरलों के चेहरों पर उन अभिव्यक्तियों को देखते हुए फुसफुसाया, मुझे लगता है कि कोई जवाब नहीं मिला। थीरा ने भी सिर हिलाया, ऐसा ही लगता है। निखिल और थीरा फिर आगे बढ़े और अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। ये देखकर कि सब आ गए हैं, जनरल एम्बर विंडफॉल ने शुरू किया, हमें अभी भी कोई जवाब नहीं मिला है। उप जनरल लॉरेंस ने फुसफुसाया, क्या ये पुष्टि करता है कि लुक और उसके आदमियों के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है, सही? एक और उप जनरल ने फुसफुसाया, हाँ, मेरा मानना है कि वे पकड़े गए थे। जनरल एम्बर विंडफॉल ने कुछ नहीं कहा और शांत रही। लॉरेंस ने सवाल किया, वंशज द्वारा भेजे गए जासूसों का क्या? जनरल एम्बर विंडफॉल ने उप जनरल को देखा और फिर उसने सिर हिलाया, उनसे भी कोई जवाब नहीं मिला है। क्या इसका मतलब है कि वे भी पकड़े गए थे? नहीं, उनके पास अभी भी रिपोर्ट करने के लिए 1 हफ्ते का विस्तार है। हम सब जानते हैं कि यह सिर्फ एक झूठी उम्मीद है। अगर उन्होंने 3 हफ्ते में कोई जवाब नहीं भेजा है तो उनके पकड़े जाने की संभावना 100% के करीब है। फिर से सब शांत हो गए, हालांकि कोई भी उन शब्दों का खंडन नहीं कर सका। निखिल ने सबकी अभिव्यक्ति को देखा और सोचने लगा। यह 1 महीना हो गया था जब जनरल एम्बर विंडफॉल ने लुक नाम के एक जासूस और कुछ अन्य लोगों को दृढ़ पृथ्वी राज्य के अंदर जासूसों के रूप में भेजा था। इन जासूसों को 3 हफ्ते में एक पुष्टि पत्र भेजने के लिए कहा गया था, हालांकि 3 हफ्ते बाद कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। तारीखों को फिर 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया गया था और अब जब 1 और हफ्ता बीत चुका है तो उन जासूसों की मौत की पुष्टि हो गई है। वही चीज शाही परिवार द्वारा भेजे गए जासूसों के साथ भी हुई थी। ज़्यादातर संभावना है कि वे भी मर चुके थे। ये वन राजवंश के लिए एक बड़ी समस्या थी। जानकारी की कमी, विशेषकर युद्धकाल में, घातक हो सकती है। उन्हें कुछ करना था और उन्हें ये तत्काल करना था। लॉरेंस ने सवाल किया, अब हम क्या करने वाले हैं? क्या हम जासूसों का एक और जत्था भेजें? क्या फ़र्क है? क्या वे भी नहीं मरेंगे? ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, दृढ़ पृथ्वी राज्य ये कैसे कर रहा है? वे उनके राज्य में प्रवेश करने वाले हर एक जासूस को कैसे मार रहे हैं? ये बस असंभव है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। यह ऐसा है जैसे वहाँ का हर एक सैनिक कुछ और सोचे बिना पूरी लगन से काम कर रहा है। चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते, आगे की हमारी कार्रवाई के बारे में सोचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरा सुझाव है कि हम वंशज से बात करें और एक समाधान सोचें। वंशज हमें और अधिक मानव शक्ति प्रदान करने में सक्षम होंगे और उनके सलाहकारों के दिमाग में कुछ रणनीतियाँ हो सकती हैं। मेरे पास एक बेहतर योजना है। हम कर सकते हैं। चर्चा इस तरह लंबे समय तक जारी रही। हालांकि निखिल और थीरा पूरी चर्चा के दौरान शांत रहे और सुनते रहे। बैठक 3 घंटे तक जारी रही और फिर जनरल एम्बर विंडफॉल बोली, ठीक है, हमने भविष्य के लिए काफ़ी योजनाओं पर चर्चा की है। मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा और सोचने के लिए एक दिन दूंगी। कल हमारी कार्रवाई के अगले रास्ते को अंतिम रूप देने के लिए हमारी एक और बैठक होगी। आप सब अब जा सकते हैं। हाँ जनरल, जैसा आपका आदेश जनरल। 3 उप जनरल खड़े हुए और सलाम किया। हालांकि निखिल बैठा रहा। 3 उप जनरलों ने उसे देखा और झुंझलाए। निखिल ने फुसफुसाया, मुझे जनरल के साथ कुछ चर्चा करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। 3 उप जनरलों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। इस बार उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। वास्तव में उनके और निखिल के बीच का रिश्ता काफ़ी सुधर गया था। उन्होंने बस जनरल एम्बर विंडफॉल को फिर से सलाम किया और फिर चले गए। जनरल एम्बर विंडफॉल ने निखिल को देखा और सवाल किया, क्या हुआ? निखिल ने फुसफुसाया, मैंने आपकी सभी योजनाओं के बारे में सुना है। निखिल ने अपने चेहरे पर एक खाली रूप के साथ जनरल एम्बर विंडफॉल को देखा।
हालांकि जल्द ही उसने जारी रखा, जैसा कि मैं कह रहा था, मैंने आपकी सभी योजनाओं के बारे में सुना है और मुझे लगता है कि वे सभी बेकार हैं। जनरल एम्बर विनफॉल झुंझलाए और फिर उसने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास एक बेहतर योजना है? निखिल मुस्कुराया, मेरे पास है, हालांकि ये बहुत महंगी है। जनरल एम्बर विनफॉल झुंझलाए, हम? कितनी महंगी? तुम्हें कितना सोना चाहिए? अगर यह व्यवहार्य है तो वन राजवंश तुम्हारा समर्थन करने के लिए सब कुछ करेगा। हालांकि निखिल ने सिर हिलाया, नहीं 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 नहीं, ये वन राजवंश के लिए महंगा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए, जनरल एम्बर के लिए महंगा होगा। जनरल एम्बर विनफॉल फिर से झुंझलाए और ये देखकर निखिल और भी मुस्कुराया। तो जनरल एम्बर, क्या तुम कीमत चुकाने को तैयार हो? ये तुम्हारे कई अधीनस्थों की जान बचाएगा और तुम्हारे राजवंश की बहुत मदद करेगा। क्या तुम ऐसा करोगे, या तुम बस अपने आदमियों को व्यर्थ मरने दोगे? हालांकि जनरल एम्बर विनफॉल निखिल के शब्दों में नहीं फंसी और सवाल किया, तुम्हारी योजना क्या है? तुम कुछ ऐसा कैसे करने जा रहे हो जिसमें इतने सारे लोग विफल रहे? साथ ही मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? खैर, योजना सरल है। उन कमज़ोर जासूसों को भेजने के बजाय मैं दृढ़ पृथ्वी राज्य के अंदर जाने वाला एक होऊंगा और वहां की स्थिति की तुम्हें रिपोर्ट दूंगा। कीमत के लिए, खैर, इसके बाद तुम मुझ पर एक बहुत बड़ा उपकार मानोगी, एक उपकार जिसे चुकाना बहुत मुश्किल होगा। तो जनरल एम्बर, क्या तुम इसे स्वीकार करने जा रही हो? निखिल ने अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान के साथ सवाल किया। थीरा, जो उसके बगल में बैठी थी, अंदर ही अंदर सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। जनरल एम्बर विनफॉल ने संदेह में अपनी भौं उठाई, तुम खुद वहां जाने वाले हो? क्या तुम जानते भी हो कि एक जासूस कैसे और क्या करता है? निखिल झुंझलाया, क्या मुझे बस मिली जानकारी वापस नहीं लानी है? जनरल एम्बर विनफॉल ने समझाया, खैर, वह सबसे बुनियादी चीज़ है। हालांकि एक जासूस बनना इतना आसान नहीं है। तुम्हें एक कोड भाषा सीखनी होगी जिसे केवल तुम और वह व्यक्ति जिसे तुम एक पत्र भेज रहे हो समझ सकते हैं। तुम्हें लोगों को वह जानकारी देने के लिए हेरफेर करना होगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। इस काम में लक्ष्य के जूते चाटना भी असंभव नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए एक जासूस नहीं बन सकते क्योंकि तुम चाहते हो, तुम्हें सालों के प्रशिक्षण से गुजरना होगा, सिर्फ मजबूत होना पर्याप्त नहीं है। हालांकि निखिल ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, तुम्हें डेथ स्पाइक किले के बारे में जानकारी किसने दी, क्या तुम सोचती हो? जनरल एम्बर विनफॉल शांत हो गई। निखिल ने एक मुस्कान के साथ सवाल किया, मैंने तुम्हें किले के अंदर सैनिकों की संख्या बताई, मैंने तुम्हें वह जाल बताया जिसे वे छिपा रहे थे और तुम्हारे सैनिकों को व्यर्थ मरने से भी बचाया। इतना ही नहीं, मैंने अप्रत्यक्ष रूप से दुश्मन के सैनिकों का माना बर्बाद कर दिया, उन्हें सामान्य से कमज़ोर बना दिया, और मैंने ये सब कुछ ही मिनटों में किया जब मैं कोशिश भी नहीं कर रहा था। अगर मैं जासूसी के इरादे से दृढ़ पृथ्वी राज्य का दौरा करता हूं तो क्या होगा? जनरल एम्बर विनफॉल शांत हो गई। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन सोचा कि निखिल के शब्द सही हैं। निखिल के पास बहुत सारे रहस्य थे। जनरल एम्बर विनफॉल को विश्वास था कि उसके सफल होने की बहुत अधिक संभावना है। ये सोचकर कि जनरल एम्बर विनफॉल अभी भी आश्वस्त नहीं थी, निखिल ने जारी रखा, देखो एम्बर, मैं विफल होता हूं या नहीं, यह मुझ पर निर्भर करता है। तुम्हें बस मेरी शर्तों पर सहमत होना है। चाहे कुछ भी हो, तुम इस सौदे में नुकसान लेने वाली नहीं हो। कुछ और समय सोचने के बाद जनरल एम्बर विनफॉल ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं सहमत हूं। निखिल की मुस्कान चौड़ी हो गई और फिर वह खड़ा हो गया। ठीक है, फिर मैं अब चलता हूं। अच्छे से आराम करो जनरल एम्बर, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जनरल एम्बर विनफॉल झुंझलाई, ये समझने में असमर्थ थी कि निखिल ये शब्द क्यों कह रहा था। हालांकि थीरा छिपे हुए अर्थ को तुरंत समझ गई और अंदर ही अंदर सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर वह भी खड़ी हो गई। जनरल एम्बर विनफॉल ने उन दोनों को देखा और खड़ी हो गई। जनरल एम्बर विनफॉल ने सवाल किया, तुम कब निकलोगे? निखिल ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, आज रात, और मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। 1 हफ्ता? हाँ, इसमें उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जनरल एम्बर विनफॉल ने हैरानी में अपनी भौं उठाए और फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, जो तुम कहते हो। निखिल मुस्कुराया, फिर वह मुड़ा और थीरा के पीछे चलते हुए तंबू से बाहर निकल गया। तंबू से बाहर निकलने के बाद थीरा ने सवाल किया, क्या हम आज रात निकल रहे हैं? नहीं, हम आज रात नहीं निकल रहे हैं, केवल मैं निकल रहा हूं। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? थीरा झुंझलाए। निखिल के चेहरे पर एक गंभीर रूप दिखाई दिया, दृढ़ पृथ्वी राज्य यह अजीब तरह से चल रहा है। ये तथ्य कि यह हमारे द्वारा भेजे गए हर एक जासूस को पकड़ने में सक्षम था, बस हास्यास्पद है। वहां जाना जोखिम भरा है, इसलिए मैं अकेले जाऊंगा। निखिल ने जवाब दिया और उसकी दृढ़ आवाज से यह स्पष्ट था कि वह अपना मन नहीं बदलेगा। थीरा ने उससे बात करने और उसे समझाने की कोशिश की, हालांकि उसने फिर भी उसे मना कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी अन्य महिलाओं के साथ भी इस बारे में बात की और जल्द ही एक निष्कर्ष निकाला गया। निखिल को अकेले जाना चाहिए।
बेशक कई महिलाओं ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय थीरा की भलाई के बारे में नहीं सोचा। उनका मुख्य कारण ईर्ष्या थी। थीरा को भी निखिल से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। थीरा को इसके बारे में पता था, हालांकि चून की संख्या उसके पक्ष में नहीं थी। वह केवल एक कड़वी अभिव्यक्ति के साथ इस हार को निगल सकती थी। बस उसी तरह दिन बीत गया और जल्द ही निखिल ने वन राजवंश को छोड़ दिया और दृढ़ पृथ्वी राज्य की ओर दौड़ पड़ा। दूरी अधिक नहीं थी, ये वर्तमान सीमा से केवल 20 किलोमीटर थी। निखिल के लिए 10 मिनट में वहां पहुंचना एक मुश्किल काम नहीं था, हालांकि उसने वह रास्ता नहीं चुना। उसने जो रास्ता चुना वह एक चक्करदार रास्ता था जो वर्तमान सीमा से 300 किलोमीटर दूर था। ये वह रास्ता था जिसका उपयोग अधिकांश जासूस करते थे, क्योंकि इस रास्ते का हर दिन उपयोग करने वाले बड़ी संख्या में लोगों के साथ मिलना आसान था। निखिल जानना चाहता था कि जासूसों को इतनी आसानी से कैसे और क्यों पकड़ा गया, यही कारण था कि उसने ये रास्ता चुना। 3 घंटे बाद निखिल आखिरकार एक सीमावर्ती शहर के सामने दिखाई दिया और आश्चर्यजनक रूप से गेट के सामने 4 सैनिक खड़े थे। एक गार्ड ने सवाल किया, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? रेड स्पैरो टाउन आने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? एक व्यापारी ने जवाब दिया, मैं एलिजा विल्कसन हूँ, मैं फ्लेमिंग गोल्ड मर्चेंट ग्रुप के लिए काम करता हूँ। मैं रेड स्पैरो टाउन में आया हूँ क्योंकि मैं अपने मर्चेंट के ग्रुप की शाखा में जाना चाहता हूँ जो विलोवुड सिटी में है। गार्ड ने व्यापारी द्वारा कही गई हर चीज़ पर ध्यान दिया और सिर हिलाया। तुम प्रवेश कर सकते हो। व्यापारी ने सिर हिलाया और प्रवेश किया। हालांकि व्यापारी के जाने के बाद गार्ड की आंखें ठंडी हो गईं और उसने फुसफुसाया, ये पहली बार है जब मैं उसे देख रहा हूँ। उसका चेहरा बनाओ, फिर जाओ और फ्लेमिंग गोल्ड मर्चेंट ग्रुप की शाखा में जाओ और जांच करो कि क्या वास्तव में वह है। दूसरे सैनिक ने सलाम किया और फिर चला गया। हाँ सर। निखिल, जो किनारे से सब कुछ देख रहा था, झुंझलाया। ये गार्ड, वे बहुत मेहनत कर रहे थे। निखिल ने अंदर ही अंदर सोचा, बस क्या हो रहा है। उसने अपने दिमाग में इसे नोट किया और फिर वह चला गया। उसका पहला लक्ष्य ये जगह नहीं था, बल्कि आर्मी कैंप था। वह देखना चाहता था कि वहां कितने सैनिक तैनात थे। अपनी छिपाना सक्रिय के साथ उसे किसी भी गार्ड के साथ बिल्कुल कोई समस्या नहीं हुई। वह बस दौड़ गया और 2 घंटे के भीतर दृढ़ पृथ्वी राज्य के आर्मी कैंप में पहुंच गया। आर्मी कैंप में पहुंचने के बाद निखिल ने अपनी संवेदना सक्रिय की और उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। 1, 2, 3, 43 एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर। यह क्या बकवास है? क्या एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर दुर्लभ नहीं माने जाते? यहाँ इतने सारे एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर कैसे और क्यों हैं? निखिल अपने सिर में चीखने से खुद को नहीं रोक सका। इस आर्मी कैंप में सैनिकों की संख्या वन राजवंश के आर्मी कैंप के समान थी, हालांकि सैनिकों की ताकत अतुलनीय रूप से अधिक थी। इस सेना में लगभग कोई शुरुआती स्टेज कल्टीवेटर नहीं था। दूसरी ओर वन राजवंश की सेना उन शुरुआती स्टेज सैनिकों से भरी हुई थी। वन राजवंश के आर्मी कैंप में ड्यूटी करने वालों को छोड़कर अधिकांश सैनिक नशे में थे और अपने दिन ऐसे जी रहे थे जैसे वे उनके आखिरी हों। यहाँ हालांकि चीज़ें अलग थीं। प्रत्येक और हर सैनिक सक्रिय था। बेशक जो सो रहे थे वे अलग थे, हालांकि कोई भी सैनिक शराब का सेवन नहीं कर रहा था। निखिल हैरान था, हालांकि उसका आश्चर्य यहीं समाप्त नहीं हुआ। वह एक और अधिक विस्तृत समझ प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा और फिर उसने 7 मजबूत आभा को महसूस किया। 7 किंग स्टेज कल्टीवेटर। निखिल ने हैरानी में सोचा, अगर ये सेना वन राजवंश की सेना पर हमला करती है तो वे सब मर जाएंगे। जनरल एम्बर विनफॉल मजबूत थी, हालांकि वह भी एक ही समय में 3 किंग स्टेज कल्टीवेटर से ज्यादा नहीं लड़ पाएगी। बाकी 4 किंग स्टेज कल्टीवेटर उप जनरलों के पीछे जाएंगे और बाकी आसान है। वन राजवंश की सेना इस सेना के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती थी। अचानक निखिल के दिमाग में एक सवाल आया, उन्होंने पहले अपनी पूरी ताकत का उपयोग क्यों नहीं किया? नहीं रुको, असली सवाल यह है, उन्हें इतने सारे मजबूत कल्टीवेटर कहाँ से मिले? निखिल झुंझलाया। निखिल ने अंदर ही अंदर सवाल किया, क्या दृढ़ पृथ्वी राज्य के रईस चल रहे हैं? लेकिन वे क्यों चलेंगे? बस क्या हो रहा है? निखिल ने फिर एक ही समय में अपनी संवेदना और भेदभाव की आंख का उपयोग किया और जल्द ही उसके सभी संदेह दूर हो गए। नाम मार्क्स केन। आयु 172। माना कल्टीवेशन किंग। शरीर कल्टीवेशन मर्त्य। जाति मानव। व्यवसाय सेलेस्टियल ड्रैगन सेक्ट का सेक्ट लीडर। प्रतिभा उच्च। LVL 64। HP 740/740। MP 1460/1460। STR 73। AGL 79। VIT 74। STM 73। INT 146। DEF 78। नाम फ्रेडजेलॉर्ड फेज। आयु 185। माना कल्टीवेशन किंग। शरीर कल्टीवेशन मर्त्य। जाति मानव। व्यवसाय ब्लडी बकेट एडवेंचरर्स का लीडर। प्रतिभा उच्च। LVL 62। HP 730/730। MP 1420/1420। STR 71। AGL 76।
VIT 74, STM 73, INT 142, DEF 77, ... सेक्ट लीडर, एडवेंचरर, टीम लीडर, घूमने वाले कल्टीवेटर, दृढ़ पृथ्वी राज्य ने उन सभी को भर्ती किया है। लेकिन कैसे? निखिल समझ नहीं पाया। दृढ़ पृथ्वी राज्य ने इन लोगों को क्या पेशकश की? क्या इतना कीमती था कि इन लोगों ने अपनी आज़ादी छोड़ दी और दृढ़ पृथ्वी सैनिक बन गए? निखिल ये पता लगाना चाहता था। हालांकि जून की पहले से ही सुबह हो चुकी थी, निखिल ने कुछ घंटे बाद अपना कदम बढ़ाने का फैसला किया और आर्मी कैंप छोड़ दिया। उसका अगला गंतव्य दृढ़ पृथ्वी राज्य था। वह देखना चाहता था कि दृढ़ पृथ्वी राज्य के अंदर लोग कैसे रह रहे थे। निखिल फिर अपने गंतव्य की ओर दौड़ा और जल्द ही वह दृढ़ पृथ्वी राज्य की राजधानी के अंदर था। हालांकि यहां आने के बाद उसके चेहरे पर एक झुंझलाहट दिखाई दी। गेट्स पर सख्त सुरक्षा के अलावा बाकी सब पूरी तरह से सामान्य था। जो उसने एक दूसरे से बात कर रहे लोगों से सुना था, उसके अनुसार उनकी सुरक्षा प्रणाली में ये बदलाव 1 साल पहले शुरू हुआ था। 1 साल पहले अचानक गेट्स पर जांच बहुत सख्त हो गई थी। गार्ड ने घूस लेना बंद कर दिया और घूस देने वाले को नोट किया गया और उसकी पूरी पृष्ठभूमि की तलाश की गई। अगर वह आदमी औरत एक अपराधी निकलता है या इससे भी बदतर बिना किसी स्पष्ट पृष्ठभूमि के एक जासूस, तो उन्हें, उनके परिवारों को और उन सभी लोगों को जिनके वे करीब थे, उन सभी को बिना किसी दया के फांसी दे दी गई थी। शाही अदालतों में कोई सुनवाई नहीं थी, समय का कोई विस्तार नहीं था, कुछ नहीं। एक बार जब अपराध साबित हो गया तो दोषियों को फांसी दे दी गई। जो लोग गार्डों से परिचित थे, उन्होंने उनसे सख्ती के बारे में और वे इतनी ईमानदारी से काम क्यों कर रहे थे सवाल किया। हालांकि केवल एक जवाब था, उच्च अधिकारी भी यही कर रहे हैं, हम बस उनका पालन कर रहे हैं। कोई और स्पष्टीकरण नहीं था। इन बदलावों के साथ अपराध दर बहुत कम हो गई और आखिरकार दृढ़ पृथ्वी राज्य सामान्य से अधिक चमकदार हो गया। इसलिए किसी ने भी सख्त सुरक्षा के बारे में शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने इसका काफी समर्थन किया। निखिल ने अपने सिर को उठाया और देखा कि एक आदमी को 4 गार्डों द्वारा उसके घर से घसीटा जा रहा था। वह आदमी उतना ही विरोध करने की कोशिश कर रहा था जितना वह कर सकता था। हालांकि 4 कल्टीवेटर से घिरे होने के कारण वह एक मर्त्य के रूप में कुछ भी करने में असमर्थ था और उसे दूर ले जाया गया। निखिल उनके पीछे चला गया। हालांकि जल्द ही वह रुक गया। गार्ड शाही महल में प्रवेश कर रहे थे और चूंकि उसके दिमाग में कुछ संदेह थे, निखिल पीछे रहा और उनके साथ प्रवेश नहीं किया। आखिरकार दुख से सुरक्षित रहना बेहतर था। निखिल ने फिर दृढ़ पृथ्वी राज्य के चारों ओर घूमने, रात का इंतजार करते हुए अपनी महिलाओं के लिए कुछ उपहार खरीदने चुराने का फैसला किया और एक बार जब सूरज ढल गया, निखिल आर्मी कैंप में वापस आया और अपनी योजनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। एक सैनिक ने रिपोर्ट किया, उप जनरल एंसल, जनरल आर्मंडो ने आपसे मिलने के लिए सहमति दी है, कृपया प्रवेश करें। एंसल नाम के उप जनरल ने सिर हिलाया और फिर वह कमरे के अंदर चला गया। उसने कमरे के अंदर बैठे आदमी को सलाम किया, जनरल आर्मंडो। जनरल आर्मंडो ने सवाल किया, एंसल, आधी रात है और मुझे सुबह जल्दी जागना है, तुम इसे सार्थक बनाओ। एंसल ने जवाब दिया, हाँ जनरल, मैं यहाँ क्यों आया, इसका कारण सरल है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा अनुसरण करें। जनरल झुंझलाया, तुम्हारा अनुसरण करूँ? एंसल ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है जो मुझे मिला। जनरल आर्मंडो की झुंझलाहट गहरी हो गई, तुम इसे यहाँ क्यों नहीं लाए? एंसल ने जवाब दिया, अगर मैं ला सकता तो मैं लाता। जनरल आर्मंडो शांत हो गया। एंसल ने फुसफुसाया, जनरल, मैं वादा करता हूं कि यह आपके समय के लायक होगा। जनरल आर्मंडो ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं और सवाल किया, क्या होगा अगर यह नहीं है? एंसल ने कुछ हिचकिचाहट के बाद फुसफुसाया, मैं इस पर अपनी जान की बाजी लगाता हूं। जनरल आर्मंडो ने अपने सामने आदमी को कुछ देर देखा और फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे वहां ले जाओ जहां तुम चाहते हो। एंसल मुस्कुराया, मेरा भरोसा करने के लिए धन्यवाद जनरल। जनरल आर्मंडो ने ठंडे ढंग से चेतावनी दी, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर रहा हूं, याद रखना तुम्हारी जान दांव पर है यहाँ। एंसल ने सलाम किया, हाँ जनरल, और वे दोनों फिर कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से बाहर निकलने के बाद एंसल आगे बढ़ा, जनरल, ये यहाँ से थोड़ा दूर है, चलो दौड़ते हैं। ये कहते हुए उसने दौड़ना शुरू कर दिया। जनरल ने इनकार नहीं किया और उप जनरल की गति के साथ आसानी से बनी रही। 20 मिनट बाद वे दोनों एक वीरान गली के अंदर दिखाई दिए। आर्मंडो के चेहरे पर एक झुंझलाहट दिखाई दी। उसने सवाल किया, और कितना समय लगेगा? अचानक एंसल दौड़ना बंद कर दिया। जनरल झुंझलाया और रुक भी गया। उसने सवाल किया, क्या ये यहाँ है? हालांकि एंसल ने जवाब नहीं दिया। मैंने तुमसे कुछ पूछा एंसल। फिर से एंसल ने जवाब नहीं दिया। आर्मंडो ने उसे फिर से आदेश दिया, एंसल, मुझे जवाब दो आगे। हालांकि इससे पहले कि वह अपना आदेश पूरा कर पाता, वह दर्द में चीखा और आगे कूद गया।
एक तेज हरकत के साथ वह पीछे मुड़ा और वहां उसने कसकर फिट होने वाले काले रंग के कपड़े पहने हुए एक आदमी को देखा जो अपने हाथ में ताज़ा खून से सना हुआ एक खंजर लिए खड़ा था। आर्मेंडो की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने अपने सामने आदमी को देखा, फिर उसने अपनी दाहिनी पिंडली की ओर देखा और अपने दांत पीसे। आर्मेंडो के ये सब सोचते ही एंसल ने पीछे से उस पर हमला किया, उसकी दूसरी पिंडली को निशाना बनाया। हालांकि आर्मेंडो की समझ के साथ उसने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और हमले से बच गया। फिर उसके हाथों में एक तलवार दिखाई दी और उसने उसे एंसल पर वार किया। एंसल ने अपनी तलवार से हमले को रोक दिया, हालांकि चून की प्रभाव बहुत मजबूत था, उसका शरीर पीछे उड़ गया और जमीन पर गिर गया। आर्मेंडो ने गुस्से में सवाल किया, एंसल हरामजादे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या तुम मरना चाहते हो? आर्मेंडो ने अपने सामने आदमी को देखते हुए अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। आर्मेंडो ने सावधानी से सवाल किया, तुम कौन हो? हालांकि आदमी ने बस ठहाका लगाया, कौन सा हत्यारा सिर्फ इसलिए अपनी पहचान बताता है क्योंकि उससे पूछा गया था। निखिल ने निराशा में सिर हिलाया, ओह खैर, ऐसा लगता है कि मुझे अब एक किंग स्टेज कल्टीवेटर से लड़ना होगा। फिर निखिल ने आर्मेंडो को देखा और उसकी सुनहरी आंखें तेज मुस्कुराईं, मुझे निराश मत करना जनरल आर्मेंडो। फिर निखिल गायब हो गया। वह आर्मेंडो के पीछे दिखाई दिया, हालांकि इस दिखने में तेज हमले को आर्मेंडो ने बिना किसी बड़ी परेशानी के रोक दिया। निखिल मुस्कुराया और फिर उसने हमले के पीछे की ताकत बढ़ा दी। आर्मेंडो के चेहरे पर एक हैरान रूप दिखाई दिया जब उसे एहसास हुआ कि उसे पीछे धकेला जा रहा है। उसने अंदर ही अंदर सवाल किया, एक एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर इतना मजबूत कैसे है? तारांकन। और साथ ही निखिल के पैर के नीचे की जमीन हिली। निखिल ने अपना संतुलन खो दिया और इस मौके का उपयोग करते हुए आर्मेंडो ने उसे पीछे धकेल दिया और उसकी गर्दन को निशाना बनाया। हालांकि जैसे कि यह बिना हड्डी का था, निखिल का शरीर पीछे की ओर झुक गया और फिर कुछ बैकफ्लिप के साथ उसने दोनों के बीच एक दूरी बना ली। निखिल ने एक ही नज़र में चाल को पहचानते हुए फुसफुसाया, ग्राउंड ट्रेमर, एक 4 स्टार कौशल, हम इसका उपयोग करने का ये काफ़ी एक प्रभावी तरीका है। आर्मेंडो ने अपने चेहरे पर एक गंभीर रूप के साथ टिप्पणी की, तुम जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मजबूत हो। निखिल ने मुस्कुराते हुए अपनी पीठ को सीधा किया और उसके शरीर से एक भयानक आभा जारी हुई। हाँ, अब मुझे जवाब दो, किसका कई तत्वों पर बेहतर नियंत्रण है? जनरल एम्बर, या? फिर आर्मेंडो की ओर एक फायरबॉल दागी गई। जनरल पीछे कूदा, हालांकि जमीन से एक तेज कील बाहर निकली और उस पर हमला किया। जनरल मुश्किल से बच पाया, हालांकि इससे पहले कि वह अपना संतुलन भी हासिल कर पाता, निखिल ने अपनी पवन चाल का उपयोग किया और उसके पीछे दिखाई दिया। जनरल अंदर ही अंदर चिल्लाया, मैं वफादार हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं वफादार हूँ। और आखिरकार वह दर्द जो वह महसूस कर रहा था कम हो गया। जनरल ने गहरी सांसें लीं और साथ ही उसने अपने सामने आदमी को पूरी दहशत में देखा। निखिल धीरे से मुस्कुराया, मुझे उम्मीद है कि तुम अब अपनी स्थिति समझते हो। तुम देखते हो, यह मेरे और तुम्हारे लिए भी चीज़ों को आसान बना देगा। आर्मेंडो सवाल किए बिना नहीं रह सका, यह क्या जादू है? निखिल ने धमकी दी, तुम्हें वह जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लो कि ये दर्द जो तुमने महसूस किया वह वापस आ जाएगा जिस पल तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोचोगे। तुम जो सोचते हो उसके बारे में सावधान रहो, क्या तुम समझते हो? आर्मेंडो का शरीर डर से कांप गया और उसने सिर हिलाया, हाँ। उसे इस तरह देखकर निखिल मुस्कुराया, अमायरा, तुम एक गजब की प्रतिभा हो। उसने तारीफ की। जल्द ही उसने गर्व और संतोष से भरी एक आवाज़ सुनी, अपने सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक द्वारा धोखा दिए जाने के बाद। जनरल की मनस्थिति पहले से ही एक गड़बड़ी थी। तुम्हारे जैसे एक राक्षस से मिलना जिसमें सभी 4 तत्वों के साथ बंधुत्व है, उसकी मनस्थिति पर एक और प्रभाव पड़ा। फिर उसकी मानसिक स्थिति एक और गहरी गिरावट में चली गई जब उसे एक एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर ने हरा दिया। उसके भागने के सभी रास्ते काट देना एक और झटका था। अब तक वह पहले से ही निराश था, मुझे अपनी बाकी की जिंदगी के लिए यातना दी जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे मेरे अधीनस्थ को 5 लंबे सालों तक यातना दी गई थी। उसके दिमाग में डर का एक बीज बोया गया था। हालांकि चाहे कुछ भी हो, अंत में वह अभी भी एक मजबूत मानसिकता वाला एक जनरल था। सिर्फ इतना उसके हार मानने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए आखिरी कदम एक अवसर था। जब उसे एक क्रूर रहस्यमय संगठन द्वारा फंसाया गया जिसके बारे में कोई नहीं जानता, तो वह क्या करेगा? वह एक हीरो बन जाएगा। वह उस संगठन के सामने हार मान लेगा और अपने दिमाग में एक लक्ष्य के साथ उसमें शामिल हो जाएगा, उस संगठन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का एक लक्ष्य और फिर उसके खिलाफ योजना बनाना। अमायरा ने समझाया और फिर निखिल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी, हे हीरो, मेरा नितंब। यह बाहर से बहुत प्रशंसा के योग्य लग सकता है, हालांकि क्या ये सिर्फ उसे यातना दिए जाने से बचने की कोशिश नहीं कर रहा है? अमायरा मुस्कुराई, ये सही है, चाहे वे कितने भी अच्छे से प्रशिक्षित हों, कोई भी यातना दिया जाना पसंद नहीं करता है।
हालांकि जनरल जैसा कोई सिर्फ इसलिए हार नहीं मानेगा क्योंकि वे डरे हुए हैं। सेना में बिताए उनके लंबे साल इसकी अनुमति नहीं देंगे। निखिल ने फुसफुसाया, उन्हें एक कारण चाहिए होगा। अमायरा मुस्कुराई, और तुम्हें अपना जादू करने के लिए बस इतना ही चाहिए। निखिल ने तारीफ की, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस तरह कुछ सोच सकती थीं। अमायरा की आंखें और भी गहरी हो गईं और उसके चेहरे पर एक चौड़ी, डरावनी मुस्कान दिखाई दी। क्या ये शुरू से स्पष्ट नहीं था? मैं तुम्हारी किसी भी अन्य महिला से बेहतर हूं, तो तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत मत करना, ठीक है? निखिल के चेहरे पर भी एक समान डरावनी मुस्कान दिखाई दी। तुम्हें छोड़ना? अमायरा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? क्या तुम्हें लगता है कि यह भी संभव है? मेरा प्यार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भले ही तुम मुझसे पूछो। अमायरा आकाशपतन, तुम मेरे साथ फंसी हुई हो। निखिल के तरीके काम कर गए और अमायरा के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान दिखाई दी। अमायरा ने फुसफुसाया, तुम्हें जल्द ही वापस आना चाहिए, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। निखिल हंसा, हे, इस तरह बात मत करो, मैं बीच में ही अपना मिशन छोड़ सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। निखिल मुस्कुराया और फिर उसने जनरल को देखा जो थका हुआ और डरा हुआ फर्श पर पड़ा था। ठीक है आर्मेंडो, जैसा कि मैंने पहले कहा है, मेरे पास यहाँ होने और तुम्हारे जैसे पुरुषों के साथ खून और पसीने से कवर होने की तुलना में और भी अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं। तो चलो इसे शुरू करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा और तुम उनका जवाब दोगे, क्या ये स्पष्ट है? जनरल ने जवाब दिया, हाँ मालिक। ठीक है, तो सवाल 1, मैंने सुना है कि 1 साल पहले एक निश्चित दिन पर दृढ़ पृथ्वी राज्य के अंदर सुरक्षा अचानक सख्त हो गई। गार्ड अब घूस स्वीकार नहीं करते हैं, अधिकारी अब ढील नहीं देते हैं, रईस अब बेशर्म कार्य नहीं करते हैं, और सभी अपराधियों को बिना किसी दया के फांसी दी जा रही थी। कुल मिलाकर दृढ़ पृथ्वी राज्य की पूरी स्थिति बदल गई। क्या हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? और सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हुआ? निखिल ने सवाल किया। जनरल ने जवाब दिया, ये सब उच्च अधिकारियों से शुरू हुआ। निखिल झुंझलाया और फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने आदेश दिया, मुझे एक बेहतर जवाब दो, इसे एक बेहतर तरीका में समझाओ। ये राजा से शुरू होता है। राजा सख्त हो गए और सब कुछ आदेश दिया और फांसी सरल थी। अगर तुम राजा के आदेश का पालन नहीं करते हो तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। और जैसे कि वह एक उदाहरण स्थापित कर रहा था, ड्यूक के घर के मुखिया को फांसी दे दी गई क्योंकि उसने राजा के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया। निखिल ने भ्रम में अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। ड्यूक अन्य रईसों से अलग थे, उनकी नसों में शाही खून बह रहा था, इसलिए उनके पास मजबूत शक्ति थी, एक शक्ति जिसके बारे में शाही परिवार को भी विचारशील होना पड़ता था। ड्यूक को फांसी देना, इसे एक बुद्धिमान कदम नहीं माना गया। निखिल ने सवाल किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आर्मेंडो ने जवाब दिया, कोई नहीं थी। और फिर उसने जारी रखा, इस घटना के बाद अन्य रईसों ने राजा के आदेशों को बहुत गंभीरता से लिया। चूंकि अधिकांश अधिकारी रईस परिवारों से आते थे, उन्होंने ढील देना भी बंद कर दिया और उन्हें देखकर जिन अधिकारियों के पास रईस पृष्ठभूमि नहीं थी, उन्होंने भी बदलना शुरू कर दिया। वही गार्डों और अन्य के साथ हुआ। उनके उच्च अधिकारी सख्त हो गए थे और अपराधों के लिए सजा अधिक क्रूर हो गई थी, इसलिए वे भी बदल गए। शीर्ष से लेकर सबसे निचले पदों तक हर कोई बदल गया और इस तरह दृढ़ पृथ्वी राज्य बदल गया। आर्मेंडो ने जवाब दिया। निखिल ने कुछ देर सोचा और फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आया, अन्य जनरलों का क्या? मैंने देखा कि वे दृढ़ पृथ्वी राज्य से नहीं हैं, बल्कि अलग सेक्टों और एडवेंचरस पार्टियों से हैं। तुमने उन्हें कैसे भर्ती किया? जनरल ने जवाब दिया, वह लॉर्ड हर्म्स का किया हुआ था। निखिल ने अपने चेहरे पर एक हैरान रूप के साथ सवाल किया, हर्म्स? वह कौन है? मैंने पहले कभी यह नाम नहीं सुना। आर्मेंडो ने सूचित किया, हर्म्स लिजांडर, दृढ़ पृथ्वी राज्य के वर्तमान राजा अलेक्सियस लिजांडर के दादा। उन्हें दृढ़ पृथ्वी राज्य के अंदर सबसे मजबूत आदमी के रूप में भी जाना जाता है। और निखिल ने हैरानी में अपनी भौं उठाई। निखिल ने सवाल किया, क्या वह एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर है? आर्मेंडो ने जवाब दिया, हाँ। और साथ ही वह हैरान था। सम्राट स्टेज, बहुत से लोग इस स्टेज के बारे में नहीं जानते थे। जनरल अंदर ही अंदर सोचा, क्या ये रहस्यमय संगठन सम्राट स्टेज के बारे में भी जानता है? जनरल अंदर ही अंदर सोचा जैसा कि उसने निखिल के शांत चेहरे को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि निखिल सम्राट के बारे में सुनने के बाद भी इतना शांत था। जनरल की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। क्या इस रहस्यमय संगठन के पास भी सम्राट स्टेज कल्टीवेटर का समर्थन है? ये संगठन इतना मजबूत कैसे है? और वे इतने मजबूत होने पर भी क्यों छिप रहे हैं? वे क्या योजना बना रहे हैं? आर्मेंडो का शरीर डर से कांप गया। अचानक निखिल बोला जैसे कि वह प्रबुद्ध हो गया हो, मैं अब इसे समझता हूँ। कारण कि ड्यूक के परिवार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, भले ही उनके मुखिया को मार दिया गया। कारण कि सब कुछ इतना आसानी से क्यों चला गया। कारण कि राजा एक इतना मजबूत रुख क्यों ले पाया। और कारण कि घूमने वाले कल्टीवेटर, अलग अलग सेक्टों के सेक्ट मास्टर और सबसे मजबूत एडवेंचरर्स ने दृढ़ पृथ्वी सेना में शामिल होने का फैसला क्यों किया।
अब मैं सब कुछ समझता हूँ। कारण कि सब कुछ इतना आसानी से हुआ और आगे बढ़ा, वह उस हर्म्स लिजांडर, एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर के कारण था। वह सब कुछ के पीछे होगा, क्या मैं सही हूँ? निखिल ने सवाल किया और आर्मंडो ने सहमति में सिर हिलाया। फिर निखिल झुंझलाया, हालांकि वह ऐसा क्यों कर रहा है? उसने सवाल किया। जो मैंने सुना है उसके अनुसार 4 सबसे मजबूत शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित एक संधि के अनुसार सम्राट स्टेज कल्टीवेटर को दुनिया भर में होने वाली किसी भी घटना में भाग लेने की अनुमति नहीं है, जब तक कि उनके राज्य का भाग्य इस पर निर्भर न करे। क्या ये सही नहीं है? जनरल ने समझाया, हाँ ये सही है। एक सम्राट स्टेज कल्टीवेटर सांसारिक घटनाओं, विशेषकर 2 राज्यों के बीच के युद्ध से संबंधित घटनाओं में भाग नहीं ले सकता है। अगर वे ऐसा करते हैं तो अन्य 3 राज्य उस देश को नष्ट करने के लिए हाथ मिला लेंगे। इसे शाश्वत शांति की संधि कहा जाता है, जिस पर दुनिया की शांति बनाए रखने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। निखिल झुंझलाया, तो क्या हर्म्स इन सभी लोगों को भर्ती करके और 2 राज्यों के बीच युद्ध को प्रभावित करके इस संधि को नहीं तोड़ रहा है? क्या वह अन्य 3 राज्यों से घिरे होने और अपने राज्य के नष्ट होने से नहीं डरता है? निखिल ने सवाल किया। इस सवाल को सुनकर जनरल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी। अपराध करना गलत है, पकड़े जाना गलत है। तो तुम इस तथ्य पर दांव लगा रहे हो कि अन्य राज्यों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा? जनरल ने जवाब दिया, ये सही है। तुम देखते हो, जब इस तरह के मामलों की बात आती है तो एक फैसला लेना तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा जटिल होता है। भले ही तुम मुझे एक और राज्य में ले जाओ और मुझसे ये स्वीकार कराओ कि लॉर्ड हर्म्स अपना कदम बना रहे हैं और संधि को तोड़ रहे हैं, दृढ़ पृथ्वी राज्य को बस उन दावों से इनकार करना होगा और तुम या मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। निखिल झुंझलाया। उसे इस तरह के मामलों पर ज्यादा ज्ञान नहीं था, हालांकि वह भी एक बात समझ सकता था। दृढ़ पृथ्वी राज्य की कार्रवाइयां बहुत साहसी थीं। वास्तव में अन्य 3 राज्यों को यह साबित करने की भी जरूरत नहीं है कि दृढ़ पृथ्वी राज्य दोषी है। उन्हें बस एक कारण चाहिए, एक राज्य को नष्ट करने के लिए एक साथ काम करने का एक कारण। निखिल विशेषज्ञ नहीं था, हालांकि वह भी यह महसूस कर सकता है। कुछ बहुत अलग अभी चल रहा था। यह ऐसा है जैसे सब कुछ एक साजिश है, एक साजिश जहां दृढ़ पृथ्वी राज्य और वन राजवंश के बीच ये युद्ध सिर्फ एक छोटी घटना है जो एक और बड़ी घटना को जन्म देगी। निखिल को ये पसंद नहीं आया। साथ ही किसी कारण से वह अब दृढ़ पृथ्वी राज्य के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। इसलिए उसने वापस लौटने का फैसला किया। उसे इस राज्य के अंदर जो चाहिए था वह पहले ही मिल चुका था, अब वापस लौटने का समय था। निखिल ने फिर अपने नए गुलामों की ओर मुड़ा और आदेश दिया, ठीक है, अभी के लिए यह पर्याप्त है। अगर मुझे भविष्य में कुछ और चाहिए तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। अभी के लिए तुम दोनों जा सकते हो और अपना सामान्य जीवन जी सकते हो। बेशक अगर कुछ बड़ा होता है तो मुझे सूचित करना मत भूलना, ठीक है? आर्मंडो ने निखिल के इरादों को समझा, वह हमें अपने जासूसों के रूप में लगा रहा है। हालांकि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। निखिल फिर मुड़ा, हालांकि जैसे ही निखिल मुड़ने वाला था, एंसल ने सवाल किया, मालिक, हम कैसे वापस जाएंगे? अगर कोई हमसे पूछता है कि हम कहाँ गए थे तो हम क्या कहेंगे? जनरल की चोटों को हम कैसे समझाएंगे? यहाँ एक बड़ी लड़ाई के निशानों को हम कैसे समझाएंगे? क्या होगा अगर वे हम पर संदेह करते हैं? निखिल रुक गया, फिर वह मुड़ा और एंसल को देखा। उसके चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी। तुम्हें एक कारण चाहिए हूँ? एंसल ने सिर हिलाया, हाँ। निखिल ने फिर आर्मंडो की ओर मुड़ा और आदेश दिया, उसे मारो। आर्मंडो और एंसल दोनों की एक ही भ्रमित प्रतिक्रिया थी, हालांकि उनके पास इसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। आर्मंडो का शरीर अपने आप चला गया और उसने एंसल पर झपटा और उसे मारना शुरू कर दिया। एंसल, जो सिर्फ एक एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर था, एक किंग स्टेज कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ने में असमर्थ था और आर्मंडो द्वारा पीटा जा रहा था। आर्मंडो ने अपने चेहरे पर एक हैरान और भयानक रूप के साथ जवाब दिया, मैं अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे इस अजीब और अति शक्तिशाली जादू पर आश्चर्य हुआ। जल्द ही आर्मंडो इसका आनंद लेने लगा। क्या एंसल ही वह हरामजादा नहीं था जिसने उसे उसके विनाश की ओर ले जाया था? क्यों न उसे इस उपकार का भुगतान किया जाए? जल्द ही आर्मंडो को अपने शरीर पर नियंत्रण मिल गया और फिर उसने अपनी मर्जी से एंसल को मारना शुरू कर दिया। एंसल ने अपनी बाहों से अपना चेहरा ढकते हुए सवाल किया, मालिक, कम से कम मुझे बताओ कि मेरी क्या गलती है? अचानक निखिल ने आदेश दिया, ठीक है, ये पर्याप्त है। आर्मंडो रुक गया और अपने चेहरे पर एक ताज़ा मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। एंसल के लिए वह बस अपने स्थान पर पड़ा रहा जैसे कि वह मर गया हो। निखिल ने पूरक किया, तुमने अच्छा किया। आर्मंडो ने सवाल किया, मालिक, मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि आपने मुझे ये करने का आदेश क्यों दिया। जमीन पर पड़े एंसल ने भी सवाल किया, हाँ, मैं भी यह जानना चाहता हूँ। निखिल मुस्कुराया, खैर, तुम्हें एक कारण चाहिए था, है ना? और जल्द ही उसने अपनी योजनाओं का खुलासा किया।
30 मिनट बीत गए। अभी निखिल एक तंबू के अंदर खड़ा था और उसके सामने 6 लोग शांति से सो रहे थे। ये 6 लोग सभी एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर थे। दृढ़ पृथ्वी राज्य ने गुपचुप तरीके से वन राजवंश के शिविर पर हमला किया और 30 ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर और 100 कमजोर सैनिकों को मार डाला। बेशक इसका निखिल से कोई लेना देना नहीं था, हालांकि इसने उसकी भविष्य की महिला को दुख पहुंचाया। इसलिए निखिल ने थोड़ा बदला लेने का फैसला किया। निखिल ने अंदर ही अंदर सोचा, 30 ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर, ये 6 एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर के बराबर होना चाहिए, है ना? और फिर उसने कंधे उचकाए। जो भी हो, ये सोच है जो गिनती है। ये वही आदमी था जो सिर्फ इसलिए 3 पूरे दिनों तक अजीब हरकतें कर रहा था क्योंकि उसने किसी को मारा था। अब 6 एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर को मारना उसके लिए पूरी तरह से सामान्य था। ये वह समय था जब निखिल वास्तव में और आधिकारिक तौर पर इस दुनिया में एकीकृत हो गया। निखिल मुस्कुराया, ठीक है, चलो इसे शुरू करते हैं, क्या हम? और फिर वह आगे बढ़ा। चूंकि अंधेरा था, वह चारों ओर देखने के लिए अपनी संवेदना का उपयोग कर रहा था। बेशक चूंकि उसका छिपाना सक्रिय था, बाहर खड़े किसी भी सैनिक को या अंदर सो रहे सैनिक को उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। यह एक सरल मिशन होगा। जल्द ही निखिल एक आदमी के सामने दिखाई दिया जो अपने चेहरे पर एक लापरवाह रूप के साथ सो रहा था। निखिल के हाथ में एक खंजर दिखाई दिया। उसने फिर अपने हाथ उठाए, हालांकि जैसे ही वह सैनिक को मारने वाला था, सैनिक किनारे लुढ़क गया और उसके हमले से बच गया। सैनिक चिल्लाया, एक हत्यारा! सब लोग चौकस रहो! अन्य 5 सैनिकों ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और जाग गए। उनके हथियार उनके हाथ में दिखाई दिए और अगले ही सेकंड में वे अपने पास जो कुछ भी था उससे निखिल पर हमला कर रहे थे। एक अन्य सैनिक चिल्लाया, यहाँ एक हत्यारा है, अंदर आओ! तंबू के बाहर सैनिक हैरान थे। एक हत्यारा तंबू में कैसे प्रवेश कर गया? उन्होंने उसे क्यों नहीं देखा? क्या वह एक तरह का भूत है? उसने किस तरह की चाल का उपयोग किया? हालांकि अभी उनके पास इन सभी सवालों के बारे में सोचने का समय नहीं था। वे सभी ने एक दूसरे को देखा और फिर वे कमरे के अंदर दौड़ गए और हत्यारे पर हमला किया जो पहले से ही 6 अन्य सैनिकों से घिरा हुआ था। अब वह हत्यारा 10 एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर से घिरा हुआ था। एक सैनिक ने आदेश दिया, उस पर हमला करो, उसे मारने की कोशिश मत करो, अगर हम उसे जिंदा पकड़ सके तो बेहतर होगा। हंसते हुए अन्य सैनिक बोले, हा हा हा, बहुत अहंकारी, ये हरामजादा। एक सैनिक ने आदेश दिया, ओई, तुम लोग ऐसा व्यवहार मत करो, वह सिर्फ एक भटकाव हो सकता है। तुम सब जो अभी प्रवेश कर चुके हो, तंबू छोड़ दो, हम उसे अकेले बाहर निकाल सकते हैं। तुम लोग जाओ और अन्य तंबू की जांच करो, देखो कि क्या कोई अन्य तंबू है जिस पर हमला किया जा रहा है। इलाके के आसपास सुरक्षा बढ़ाओ, जांच करो कि वे हमारे शिविर में हमारे जानने के बिना कैसे प्रवेश कर गए। इन सब के लिए जिम्मेदार आदमी को पकड़ो, जनरलों को सूचित करो और वे ही होंगे जो हमें बताएंगे कि क्या करना है। चूंकि उसके शब्द तर्कसंगत लग रहे थे, किसी ने शिकायत नहीं की और जल्द ही कार्रवाई की गई। जो सैनिक अभी तंबू में प्रवेश कर चुके थे वे चले गए और अन्य तंबू की जांच करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अन्य सैनिकों को हमले के बारे में सूचित करना शुरू कर दिया। पूरे आर्मी कैंप ने बिजली की तेज गति से प्रतिक्रिया दी और जल्द ही अन्य हथियारों की एक बड़ी खोज शुरू हो गई। तंबू के अंदर 6 एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर ने एक अकेले हत्यारे को घेर लिया। अपने हाथ में अपने हथियारों के साथ उन 6 सैनिकों के चेहरे पर सभी की मुस्कान थी। एक सैनिक ने चेतावनी दी, याद रखना, उसे मारने की कोशिश मत करना। हाँ, तुम्हें हमें फिर से याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ईमानदारी से अपने विरोधियों को मारना नापसंद है। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम उस दुखवादी हरामजादे से नफरत क्यों करते हो। हाँ, सैनिक हंसे और फिर उन्होंने एक ही समय में हत्यारे पर हमला किया। हत्यारे के लिए जो इन 6 सैनिकों से घिरा हुआ था वह भ्रमित था। हाँ, वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि वह हैरान और भ्रमित था। निखिल की आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। मेरा छिपाना काम नहीं किया। कैसे? ये क्यों हो रहा है? क्या ये कुछ मिनट पहले ठीक से काम नहीं कर रहा था? या क्या ये सैनिक मुझे नज़रअंदाज करने का सिर्फ नाटक कर रहे थे? निखिल ने उस पर निशाना लगाए गए हमले को चकमा देते हुए इस संभावना के बारे में सोचा। हालांकि जल्द ही उसने सिर हिलाया, नहीं, ये संभव नहीं है। यह एक पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण चाल है। फिर कैसे? उस आदमी ने मेरे हमले को कैसे चकमा दिया? निखिल ने अंदर ही अंदर सवाल किया जैसा कि उसने अपने सामने सफ़ेद बालों वाले आदमी को देखा। क्या वह खास है? क्या वह दूसरों से अलग है? नाम अजाक्स वानरा, आयु 121, माना कल्टीवेशन एक्सपर्ट, शरीर कल्टीवेशन मर्त्य, जाति मानव, व्यवसाय दृढ़ पृथ्वी राज्य के उप जनरल, प्रतिभा उच्च LVL 54। उसकी जानकारी देखकर निखिल की झुंझलाहट गहरी हो गई। वह भी वास्तव में कोई खास नहीं लगता है। क्या ये कोई और है? कोई जो किसी तरह मेरे छिपाना को अवरुद्ध करता है?
निखिल ने फिर हर किसी की स्थिति को देखा लेकिन कुछ भी अलग नहीं ढूंढ पाया। निखिल समझ नहीं पाया और उसे इस सब के बारे में सोचने के लिए कोई समय भी नहीं दिया गया था। जल्द ही उसने एक सैनिक की आवाज़ सुनी और वह समझ गया कि वह यहाँ और समय बर्बाद नहीं कर सकता। निखिल ने फिर अपने सामने 6 सैनिकों को देखा और आह भरी, ये बेहतर होता अगर अन्य 3 इस कमरे से बाहर नहीं दौड़ते, लेकिन खैर 6 भी बुरा नहीं है। उसके शब्द सुनकर अन्य 6 सैनिक झुंझलाए। एक सैनिक ने सवाल किया, तुम क्या बात कर रहे हो? हालांकि निखिल ने जवाब नहीं दिया। उसके हाथ में 2 खंजर गायब हो गए और जल्द ही उसकी दाहिनी बाह में एक तलवार दिखाई दी। फिर निखिल गायब हो गया। वे आखिरी शब्द थे, क्या? वह कहाँ है? धड़ 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 6 सिर फर्श पर गिर गए। उसके बाद उनकी गर्दन से खून का एक फव्वारा फूट पड़ा। हालांकि निखिल ने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की और वह बस तंबू से बाहर दौड़ गया। अफरा तफरी के बीच निखिल ने भागने और आर्मी कैंप छोड़ने की कोशिश की। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि बाहर निकलने के पास 4 किंग स्टेज कल्टीवेटर खड़े थे, उसका इंतजार कर रहे थे। निखिल गुस्से में बोला, लानत है, क्या इन हरामजादों को पहले से ही पता था कि उनके उप जनरल हार जाएंगे? ये तुम्हारे अधीनस्थों के कौशल में कुछ आत्मविश्वास है। छे छे जनरल जो उसकी ओर दौड़ते हुए उसे देख रहे थे ठहाका लगाया। हालांकि 4 किंग स्टेज कल्टीवेटर शांत हो गए जब उन्होंने देखा कि इस प्रतीत होने वाली तनावपूर्ण स्थिति में निखिल के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान दिखाई दी। हाँ, भले ही उसका चेहरा ढका हुआ था, जनरल फिर भी निखिल के चेहरे पर वह मुस्कान देख सकते थे। मुस्कान बस इतनी चौड़ी थी। एक जनरल ने झुंझलाहट के साथ सवाल किया, वह हरामजादा, क्या वह मुस्कुरा रहा है? एक जनरल फुसफुसाया, क्या वह पागल है? और वह सही था। जनरल ने अपने हमले तैयार किए और निखिल पर निशाना लगाया। हालांकि जितना वह करीब आता गया, निखिल की मुस्कान उतनी ही चौड़ी होती गई। एक जनरल आखिरकार अपनी तल्लीनता से बाहर आया और आदेश दिया, उस पर हमला करो, उसे भागने मत दो। 4 जनरल ने निखिल की ओर अपने हमले दागे और एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एक जनरल हंसा, हे, उस हरामजादे ने सोचा कि वह भाग सकता है। हा हा हा। हालांकि फिर उसकी आंखें एक अन्य जनरल पर पड़ी जो अपने चेहरे पर एक गंभीर रूप के साथ स्थिति को देख रहा था। जनरल ने सवाल किया, तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? दूसरे जनरल ने सवाल किया, हमने उसे मार दिया। जनरल ने जवाब दिया, हाँ, वह मजबूत था, उसे कुछ अच्छी जानकारी पता होगी। दूसरे जनरल ने सवाल किया, हाँ, वह मजबूत था, उसे कुछ अच्छी जानकारी पता होगी। जनरल ने जवाब दिया, हाँ, वह मजबूत था, उसे कुछ अच्छी जानकारी पता होगी। जनरल ने सवाल किया, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, वह हरामजादा और उसकी क्षमताएं बहुत अजीब थीं। दूसरे जनरल ने सवाल किया, हाँ, उसके जैसे एक चर को मारना सबसे अच्छा विकल्प है। जनरल ने जवाब दिया, हाँ, वह भविष्य में एक बहुत परेशान करने वाला दुश्मन हो सकता है। जनरल ने एक दूसरे के साथ चर्चा की। हालांकि अचानक एक जनरल ने आश्चर्य में फुसफुसाया, अरे, ये कैसे संभव है? दूसरे जनरल ने सवाल किया, क्या हुआ? जैसा कि उसने उस दिशा में देखा जहां दूसरा जनरल इशारा कर रहा था और जल्द ही उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। उसने सदमे में सवाल किया, वह जिंदा है? निखिल, जिस पर उनके सभी हमलों को मिलाकर हमला किया गया था और इतने बड़े विस्फोट से पकड़ा गया था, वह अभी भी जिंदा था। जिंदा होना तो दूर, वह पूरी तरह से बिना खरोंच के था। जनरल ने एक दूसरे के साथ चर्चा की और निखिल, वह भाग गया। निखिल ने अंदर ही अंदर ठहाका लगाया, हे, ये क्षमता बेतुकी है। जैसा कि उसने अपने सामने स्क्रीन को देखा, तेज दौड़, सक्रिय कौशल, प्रभाव, 5 सेकंड के लिए मेजबान की एजीएल को 2 गुना करता है। अजेयता, जब तक क्षमता सक्रिय है, मेजबान को कोई क्षति नहीं होगी। केवल दिन में एक बार उपयोग किया जा सकता है। चेतावनी, इस क्षमता का उपयोग करते समय अगर मेजबान तेज दौड़ के अलावा कोई अन्य कार्य करता है तो अजेयता अपना प्रभाव खो देगी। हाँ, ये वह क्षमता थी जिसका उपयोग निखिल ने किया था। उसे यह ग्रैंड मास्टर स्टेज कल्टीवेटर बनने के लिए एक इनाम के रूप में मिली थी। हालांकि उसे इस क्षमता का उपयोग करने का कोई मौका नहीं मिला था। आज पहली बार था जब उसने इस क्षमता का उपयोग किया था और उसे कहना पड़ा, ये बस टूटा हुआ है। अजेयता, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कभी उस तरह की एक क्षमता प्राप्त कर सकता हूँ। एक बात के प्रभाव के रूप में नहीं, बल्कि एक शुद्ध क्षमता जिसे मैं कभी भी सक्रिय कर सकता हूँ जब मैं चाहूँ। हे, वह शानदार होगा, एक जनरल ने सुझाव दिया। हाँ, और उसका एक अच्छी तरह से निर्मित शरीर भी था। जल्द ही अन्य जनरल ने उस पर ध्यान दिया जो उन्होंने देखा और निखिल की एक काल्पनिक तस्वीर बनाई गई थी। सुनहरी आंखें, मांसपेशी से बना हुआ, गोरी त्वचा और 1.9 मीटर लंबा। इसके साथ उनके पास इस व्यक्ति को ढूंढने की अधिक संभावना थी। अचानक एक सैनिक जनरलों की ओर दौड़ा और चिल्लाया, जनरल। जनरल ने सवाल किया, क्या हुआ? सैनिक ने घबराए हुए चेहरे के साथ रिपोर्ट किया, जनरल, वह हत्यारा भाग गया है। और जनरल, जिन उप जनरलों ने उस हत्यारे के खिलाफ लड़ाई की थी, वे सभी मर चुके हैं।
जनरल ने एक दूसरे को देखा और अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। जिस समय एक हत्यारे की उपस्थिति का खुलासा हुआ उस समय से अब तक केवल 15 मिनट बीते थे। क्या ये सैनिक संकेत दे रहा था कि इन 15 मिनटों में वह हत्यारा न केवल उनके पूरे आर्मी कैंप की पकड़ से भागने में कामयाब रहा, बल्कि वह 6 एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर को भी मारने में सक्षम था? ये कैसे संभव है? एक जनरल ने गंभीर रूप के साथ आदेश दिया, हमें वहां ले चलो। सैनिक ने सलाम किया, हाँ जनरल। फिर वह मुड़ा और उस तंबू की ओर दौड़ना शुरू कर दिया जहां निखिल और 6 उप जनरल एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। जनरल सैनिक के पीछे चले गए और जल्द ही खून की एक तेज गंध ने उनकी नाक पर हमला किया। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और फिर उन्होंने तंबू में प्रवेश किया। एक जनरल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। ये कमरे के अंदर सैनिक ने फीके रूप के साथ फुसफुसाया, हम जनरल के आदेशों का इंतजार कर रहे थे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। जाहिर है वह डरा हुआ था, जनरल से नहीं बल्कि अपने सामने दृश्य से। एक जनरल ने सिर हिलाया, तुमने अच्छा किया, तुम अब जा सकते हो। सैनिक ने वापस सिर हिलाया और फिर वह तंबू से बाहर दौड़ गया। फिर जनरल के चेहरे पर एक गंभीर रूप दिखाई दिया। एक जनरल ने फुसफुसाया, उन्हें एक ही चाल में मार दिया गया था। दूसरे जनरल ने बोला, हाँ, और उनकी गर्दन पर कट कितना साफ है और हत्यारा इस तरह के एक हमले का उपयोग करने के बाद कैसे भागने में सक्षम था। ये स्पष्ट है कि हत्यारा पीछे हट रहा था और उसने अभी भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। अचानक एक जनरल बोल उठा, सबका ध्यान आकर्षित किया, तुम लोग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोग एक ही चाल में 6 एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर को मार सकते हो और फिर 4 किंग स्टेज कल्टीवेटर से भाग सकते हो? किसी ने जवाब नहीं दिया, हालांकि वह चुप्पी खुद ही एक जवाब था। एक जनरल ने सवाल किया, क्या इसका मतलब है कि वह आदमी हमसे ज्यादा मजबूत था? फिर से किसी ने जवाब नहीं दिया। एक लंबे मौन के बाद एक आवाज सुनी गई, हाँ। 4 जनरल झुंझलाए और फिर उन्होंने उस ओर मुड़ा जहां वह आवाज आई थी। सभी जनरल ने उस आदमी को पहचाना जिसने अभी तंबू में प्रवेश किया था, आर्मंडो। आर्मंडो ने बोला, वह हत्यारा हम सबसे ज्यादा मजबूत है। जनरल ने सवाल किया, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है? आर्मंडो ने फिर अपनी चोटों की ओर इशारा किया और जवाब दिया, मैंने अभी उससे लड़ाई की। जनरल के चेहरे पर अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एक जनरल ने सवाल किया, तुम उससे हार गए? आर्मंडो ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं हारा, हालांकि अगर उसे जल्दी नहीं थी तो मुझे यकीन है कि वह मुझे मार सकता था। फिर से पूरा तंबू शांत हो गया। पहले वह हत्यारा उनके शिविर के अंदर घुस गया, फिर वह सैनिकों के पास घुस गया और उस तंबू में प्रवेश किया जहां 6 एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर सो रहे थे। फिर वह पकड़ा गया और पूरे आर्मी कैंप को उसके बारे में पता चला। हालांकि उस आदमी ने बस 6 एक्सपर्ट स्टेज कल्टीवेटर को मार डाला, बाहर दौड़ गया और पूरे आर्मी कैंप के ठीक सामने वह भाग गया। और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उस आदमी ने एक किंग स्टेज कल्टीवेटर के खिलाफ भी लड़ाई की और उसे घायल करने में सक्षम रहा। वह किस तरह का राक्षस था? क्या वह थकता नहीं है? जनरल भ्रमित थे। अचानक एक जनरल बोला और फिर उसने आर्मंडो को देखा, तुमने उसे कैसे पकड़ा? और जैसे कि वह इस सवाल के लिए तैयार था, आर्मंडो ने बिना किसी चूक के जवाब दिया, मैंने उसे नहीं पकड़ा। जब हम शिविर में वापस आ रहे थे तो वह बस मेरे और मेरे अधीनस्थ के ठीक सामने दिखाई दिया। जनरल ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं, वापस आ रहे थे। तुम कहाँ गए थे? आर्मंडो ने एक स्पष्ट जवाब दिया, हमें कुछ काम करना था। और चूंकि उनकी स्थिति समान थी, अन्य जनरलों के पास कोई अधिकार नहीं था कि वे आगे सवाल करें। दूसरे जनरल ने सवाल किया, तो क्या इसका मतलब है कि वह हत्यारा एक किंग स्टेज कल्टीवेटर था? हाँ, वह एक किंग स्टेज कल्टीवेटर है और वह एक बहुत मजबूत है। जनरल ने सवाल किया, क्या? दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट देने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका हर सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक जुड़े रहिए द स्टोरी वर्स के साथ जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। बुक्स फायर।